नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है। मेरे YouTube मंच न्यूज़ SIT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। EVMs को लेकर और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर कल जंतर मंतर पर 6 जनवरी को जिस तरह से EVM का एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और चुनावी प्रक्रिया पे बहुत बड़े सवाल लगे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे सीधे रूबरू कराऊं और बहुत सारे सवाल जो शोर के बीच दब जाते हैं, मैं समझता हूं उनका शांति से जवाब मैं चाहता हूं। तो आपके लिए भानु प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ SIT। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ आए सर जी। तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए, जो मेरे दर्शक हैं, कि आखिर ये संदेह क्यों और ये सवाल क्यों जो चुनावी प्रक्रिया है, हमारा देश तो एक तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने से नहीं होता, मदर ऑफ डेमोक्रेसी दिखना भी चाहिए। अगर मदर का ही चीरहरण कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बात है, वो है कि वो चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाके आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारी संविधान सभा ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस देश में जो व्यक्ति वयस्क हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, उस समय उसकी उम्र 21 रखी गई थी। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसको मत देने का अधिकार दिया था। हालांकि चर्चा उससे पहले इस तरह की भी थी कि मताधिकार केवल 3 तरह के लोगों को देने की बात थी। जो ग्रेजुएट हो, नंबर 1, जिनके पास 50 बीघा जमीन हो, और तीसरे जिनके पास जो इनकम टैक्स देते हो। लेकिन नहीं, संविधान सभा ने बहुत विचार विमर्श के कहा कि जो लोग, जो देश में पैदा हुआ व्यक्ति है, जिस समय 21 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद उसे अधिकार होगा वोट देने का, अपनी मर्जी की सरकार चुनने का। और उसके बाद जो अधिकार हमें दिया गया और जो प्रक्रिया यहां पर चुनाव की अपनाई गई, वो थी बैलेट पेपर। इतने साल तक वो जो हमारी व्यवस्था है चली, उस बैलेट पेपर की व्यवस्था में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी जानता है कि वो जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी को वोट देना चाहता है, उसने उसी को वोट दी है। आज की प्रक्रिया में जो ईवीएम की है, यह पारदर्शिता कहीं दूर दूर तक नहीं है। 3 मशीनें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट, एक वीवीपैट। बैलेट यूनिट में बटन दबाया जाता है, वोट कंट्रोल यूनिट में जाती है, हमें पता नहीं जाती है नहीं जाती, गिनती उसकी होती है। यानी उसके विषय में हर मतदाता पूरी तरह से अंधकार में है कि उसने जो वोट डाली है वाकई में दर्ज हुई है, नहीं हुई है, किसके खाते में हुई है, कहां नहीं हुई है, कुछ नहीं पता, गिनती उसकी होती है। तीसरी मशीन है वीवीपैट, जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है कि हां, आपने जिसको वोट दिए उसी का चिन्ह है, पर्ची उसी में गिर जाती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 7 सेकंड में इस देश की आधी से अधिक आबादी, जो मतदाता हैं, वो देख ही नहीं पाएंगे कि वो पर्ची वाकई में जिसको दी है उसी के लिए है। फिर भी मैं मान लेता हूं कि सभी उसे देख लेते हैं, पर वो आपको तो मिलती नहीं। पहले यह समय 7 सेकंड का 15 सेकंड था, लेकिन घटा के 7 सेकंड कर दिया गया। पहले व्हाइट जो उसके मशीन पर, वीवीपैट पे जो शीशा था व्हाइट था, अब काला कर दिया गया। इसके बाद भी वो पर्ची उसमें गिरती है, हमें मिलती नहीं। आखिर वोट कौन सी है? वोट तो वही है ना जो वीवीपैट में गिर रही है पर्ची। तो वो वोट, वो पर्ची, अगर आप इसी सिस्टम को रखने में अड़े हुए हैं, इसी से आपकी आत्माओं को संतुष्टि मिलती है, तो आप वो पर्ची व्यक्ति के हाथ में दीजिए ना, वोटर के हाथ में, और एक बैलेट बॉक्स डालिए जिसमें वो उस पर्ची को कंफर्म करके कि हां, मैंने जिस पार्टी और कैंडिडेट को दी उसी को गई है, उसमें वो डाल दे। उसकी गिनती कराइए आप। उसकी गिनती आप करा नहीं रहे। जो सामने प्रत्यक्ष रूप से वोट है उसकी गिनती नहीं हो रही, जिसके विषय में पता नहीं है उसकी गिनती हो रही है। क्यों अंधकार में रखा जा रहा है?
और अफसोस कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट जज से लेके हाई कोर्ट जजेस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तमाम पीएचडी वाले पढ़े लिखे लोग, वो भी नहीं जानते कि वो तकनीक क्या है, कैसे काम करती है। तो अनपढ़ कैसे जानेंगे? आधी आबादी तो अनपढ़ है। तो 99% से ज्यादा मतदाता जिस सिस्टम के विषय में कुछ नहीं जानता, इवन इलेक्शन कमीशन में नहीं जानता, इलेक्शन कमिश्नर नहीं जानते, उस तरीके से यहां वोट हो रही है और सब लोग अंधे होकर वोट डाले जा रहे हैं। इसलिए सवाल है, काफ़ी गंभीर आरोप हैं आपके भानु प्रताप जी। लेकिन यहाँ पर दो सवाल जो आपने कहे कि एक तो काला शीशा होता है, जिसको पहले वाइट होता था उसको काला कर दिया गया, एक 7 सेकेंड, वो पहले 7 सेकेंड से ज़्यादा होता था, 15 सेकेंड। तो ये कब किया गया और क्यों किया गया, इसके पीछे आप क्या कोई वजह देखते हैं? और क्या कभी ये मामला हमारे इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाया गया, क्या कोर्ट के संज्ञान में लाया गया? ये इलेक्शन कमीशन के भी संज्ञान में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो किया ही है। जिस समय शुरुआत हुई थी वीवीपैट की, वीवीपैट कब शुरू हुई है? 2019 के चुनाव में, यानी 2018 में तो वीवीपैट मिली है इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली है। जब 2018 में मिली है, उस समय जो पर्ची थी, वो पर्ची थी, वो जो शीशा था वो था व्हाइट। देन 2019 के चुनाव के बाद जो देख रहे हैं आप, बल्कि 2019 के ही चुनाव में वो जो शीशा था वो ब्लैक कर दिया गया। तो कोई कारण बताया गया? नहीं, कोई कारण नहीं। असली बात तो यही है सर कि कोई भी कारण बताया नहीं जाता, कोई पारदर्शिता नाम की चीज है नहीं। इलेक्शन कमीशन केवल कहता है कि यह सब कुछ सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और चाहता यह है कि इलेक्शन कमीशन की बातों पर पूरा देश, हर मतदाता विश्वास करे। मेरा सवाल यह है कि क्यों करे? आपका कहना जरूरी नहीं है, आपके कहने का कोई मतलब नहीं है, आपका दिखाना जरूरी है। हर मतदाता अपनी आंख से देखे कि जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है, उसके विषय में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसके सामने हो कि सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। ये कहने की नहीं, ये दिखाने की है। जैसे कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो एक पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं और आपकी मांग है कि एक पर्ची जो वोट डाल रहा है उसको मिले। तो अगर ये मिल जाएगा, अगर वो जो ग्लास है वो ब्लैक से वाइट हो जाएगा, और जो अगर आप कह रहे हैं कि 7 सेकंड से बढ़ा के उसको 15 सेकंड कर दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो सही होगा? क्या ईवीएम्स या जो वीवीपैट है वो सही काम करेंगी और हमारी जो प्रजातंत्र है उसमें पारदर्शिता रहेगी? नहीं, हमारी ये मांग नहीं है। ये जो मांग है कि वो पर्ची मिल जाए और वो पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली जाए और उनकी गिनती हो, ये मांग विपक्ष के इंडिया गठबंधन की है। हमारी मांग बहुत सीधी सी है और वो है कि इस देश में ईवीएम नाम की चीज या किसी तरह की मशीन चुनाव के लिए चाहिए ही नहीं, मतदान के लिए चाहिए ही नहीं। मतदान केवल और केवल बैलेट पेपर से होना है, जिसको अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े से पढ़ा लिखा व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी जानता है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वो वोट देना चाह रहा है, उसी के नाम के आगे वो ठप्पा लगाता है और बैलेट बॉक्स में डालता है और उसको ये विश्वास है कि उसकी वोट उसी के खाते में गिनी जाएगी। तो मशीन किसी भी तरह की, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मशीन चाहिए ही नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट है। क्योंकि जो मशीन है, मैंने अभी कहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उस मशीन के विषय में कोई नहीं जानता। सो वो मशीन तो तब भी रहेगी ना। अगर आप पर्ची की बात करते तो मशीन तो तभी भी रहेगी ना। पर यहाँ पे एक सवाल और उठता है भानु जी कि जब बैलेट पेपर्स होते हैं उनको भी तो एक तरह से ट्रक के ट्रक गायब हो सकते हैं और उनको तो चेंज करने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई मजदूर, कोई अनपढ़ आदमी, वो भी इस तरह से उसको गायब कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और वहाँ पर भी तो एक जो पारदर्शिता है वहाँ पे भी तो, उस पर भी तो शक उठता है। तो फिर ईवीएम ही क्यों? देखिए, पारदर्शिता पर वहां पर सवाल नहीं उठता, वहां पारदर्शिता बिल्कुल सामने। जैसे मैंने कहा कि मुझे बैलेट पेपर मिलता है, आपको बैलेट पेपर मिलता है, आप जिस उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं आप उसको वोट देते हैं, बिल्कुल पारदर्शी है ना, हर किसी को दिख रहा है।
और वही गिनी जाएगी। रही बात इसकी कि ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, ऐसा होता रहा है, लेकिन क्या अभी भी होगा? उतना नहीं होगा। मैं ये मना नहीं करता कि होगा, नहीं होगा, हो सकता है हो, लेकिन यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना कभी होता था, गांव के गांव में बूथ कैप्चरिंग होती थी, वो अब किसी हालत में संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये बूथ कैप्चरिंग अगर हो भी जाएगी तो कितनी होगी? 2 बूथ की, 4 बूथ की, 10 बूथ की, 100 बूथ की, 1000 बूथ की, 10,000 बूथ की। यहां तो बैठे बैठे पूरा इलेक्शन लूट लिया जाता है। आप देखते हैं कैसी मजेदार बात है कि जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के, 5 राज्यों के, मध्य प्रदेश में जब जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होती है तो 203 विधानसभा सीटों में 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और जब ईवीएम की गिनती होकर आती है तो बिल्कुल उलट हो जाता। 164-65 सीट लाके बीजेपी जीत जाती है, और कांग्रेस मात्र जो 199 में थी वो उस पर आके सिमट जाती है 63-64 पे। तो यही तो लोग सवाल उठाते हैं कि जब आप इलेक्शन जीत जाओ तो ईवीएम अच्छी है, वीवीपैट अच्छा है, लेकिन जब आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो टेम्पर्ड है, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। तो ये एक डाइकोटोमी विचारों में दिखती है साफ साफ, जो लोग आपसे जवाब चाहेंगे। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सीधी इससे प्रभावित हैं, उन्होंने तो अभी कोई बात नहीं की इस पे। कांग्रेस को हालांकि इसके विषय में आंदोलन करना चाहिए था कि ये सब क्यों हो रहा है। और यहां एक मीटिंग हुई थी नॉर्थ एवेन्यू में, जहां एमपीज रहते हैं। उस नॉर्थ एवेन्यू में एक मीटिंग ईवीएम को ही लेकर हम लोग कर रहे थे। उसमें दिग्विजय सिंह साहब आए थे। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे बड़ा नुकसान इन 3 राज्यों में जो सरकार आपसे छीन ली गई, आपका हुआ है। आप बोल नहीं रहे, आपकी पार्टी बोल नहीं रही, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब बोल नहीं रहे। आप बोलते क्यों नहीं है? आपको बोलना चाहिए, और अब तो तब भी बोलना चाहिए कि जब सैम पित्रोदा साहब, जो इतने बड़े कांग्रेस के लीडर रहे हैं, राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार, इस देश में जो संचार क्रांति उसको लाने वाले, कंप्यूटर को लाने वाले, वो कह रहे हैं, खुद इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, और ईवीएम के मसले को लेकर विपक्ष को सड़क पर आना चाहिए और ईवीएम को लेकर इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए। तब भी नहीं किया। मैं उससे अलग हट के बात अब कहता हूं, हमने कभी भी यह नहीं कहा कि यहां जीत गए तो यहां जीत गए। बहुत स्पष्ट है। देखिए, इन 3 राज्यों में जो समय है, जिस समय मोदी सरकार गड़बड़ी करके, बेईमानी करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करके ईवीएम से जीत कर आई है, उसका समय देखिए आप। अगर यहां मोदी जी की हार होती, क्योंकि हार मैं मोदी जी का कहूंगा, बीजेपी की नहीं, सब कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी की अगर यहां हार होती तो 2024 का चुनाव सामने है, आज उनकी परिस्थिति क्या होती। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के यह सब कुछ किया कि इन 3 राज्यों में जीतना है, ताकि जो आने वाले चुनाव है उस पर असर पड़े। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल गंभीर आरोप है, इसमें क्या शक है, बिल्कुल गंभीर आरोप है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, देखिए, जो मेन गड़बड़ी होती है, जो सरकार करती है, या 3 राज्यों में परिस्थिति 2024 का चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए सारी परिस्थिति हुई है। अन्यथा इसके अलावा जो परिस्थिति है, जो गुजरात का चुनाव है, गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हारना नहीं है, उसे जीतना है कैसे ही भी। और उत्तर प्रदेश जो आरएसएस की दूसरी प्रयोगशाला बन चुका है, उसको जीतना बहुत जरूरी है, और 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। इसके अलावा कोई राज्य अगर वो हार भी जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 राज्यों में इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार कहीं किसी राज्य में, बेशक उनकी सरकार ना बने, किस तरह से वो ईडी के माध्यम से डरा के, खरीद के सरकार बना लेते हैं। विपक्ष के जो एमएलए होते हैं उनको खरीद कर किस तरह से इस्तीफा दिलवा के, मतलब पूरे ऐसा सोच नहीं सकता कि 40 से 45 जो है विधायक, उनको पूरा का पूरा ईडी के माध्यम से डरा के आप सरकार बना ले। महाराष्ट्र इस बात का उदाहरण। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ये भी तो हो सकता है कि मोदी साहब की इतनी लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री बहुत पूरी दुनिया में जाने माने हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और उससे घबरा के
आप ऐसे समय पे ये मुद्दा उठा रहे हैं जब इलेक्शन में बहुत कम समय रह गया है, 3 महीने पहले तो शायद 180 दिन पहले तो शायद ईवीएम जाती हैं स्टेट्स में, उससे उनको पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है और यहाँ पे वक्त वही है। तो आप क्या चाहते हैं कि अभी ये मुद्दा उठा के क्या इलेक्शन को डेफर कराना चाहते हैं, क्योंकि आप 3 राज्यों में हार गए, आप इंडिया गठबंधन या कांग्रेस तो कहीं समय बाई करना चाहते हैं, टाइम बाई करना चाहते हैं, ये भी तो लोग सवाल उठा सकते हैं। भानु जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ये 2-3 सवाल इसमें किए हैं। एक तो रही डर की बात, कौन डरता है मोदी जी से? हम तो डरते नहीं, जबकि हम जानते हैं हम जैसे व्यक्ति को मारना मरवाना उनके लिए जरा सी बात है, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे को रास्ते से हटाना बहुत मामूली सी बात है, हम तो डरते नहीं। खैर, मैं इस तरह की इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, इस तरह की बातों नहीं, मैं देखिए, डरने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस संविधान में जो अधिकार दिए हैं, मैं देश का नागरिक हूं, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। वो अधिकारों के लिए लड़ना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। उसके लिए डरना क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि चुनाव सामने है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमें देखेंगे तो हम 2019 से 30 मई 2019 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोबारा शपथ ली थी, हम उस दिन से ईवीएम के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव से पहले या चुनाव से बाद हमारा पूरा रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे, हमने ऐसा कभी नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, मैं अब आपकी बात बड़ी करता हूं। वाकई में अगर लोकप्रिय हैं इतने प्रधानमंत्री जी, उनको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, तो क्या दिक्कत है उनको एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने में? अगर माना हम जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, और आज मैं नहीं हूं, इस देश में करोड़ों लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो अगर हम जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, हम सबका मुंह बंद हो जाएगा, इससे पहले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आपको चाहते हैं तो आप जीत के आ ही जाएंगे। भानु जी, इससे पहले मैं सैम पित्रोदा साहब पे जाऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप खुद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं वीवीपैट को लेकर या ईवीएम को लेकर, और एक तरह से फाइनल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने भी जयराम रमेश जी के जो लेटेस्ट लेटर उन्होंने लिखा उसका जवाब भी दे दिया है, और पूरी पारदर्शिता के साथ में वो कह रहे हैं कि ईवीएम काम कर रही हैं और ये सिस्टम बहुत ही फुल प्रूफ है। मैंने देखिए इसका जवाब पहले ही दिया कि इलेक्शन कमीशन को कहना नहीं है, इलेक्शन कमीशन को सबके सामने सिद्ध करके दिखाना, आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाना है कि यह सिस्टम पारदर्शी है, क्योंकि है नहीं इसलिए वो दिखा नहीं सकता। मैं आपकी बात को और बड़ा करता हूं। हम लोगों ने परसों पटियाला हाउस कोर्ट से शाम को 4 बजे इलेक्शन कमीशन तक मार्च रखा था, और हमने ये लेटर लिखा था कि इलेक्शन कमीशन से हम ये कह रहे हैं कि वो 50 मशीनें हमें दे जो सबसे सुरक्षित हों, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम देश के 50 स्थानों पर तमाम मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने उस ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है हम वो सबको दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें वहां तक, मैं तो इलेक्शन कमीशन ही कहूंगा या सरकार कहे, हमें वहां तक जाने ही नहीं दिया, और 20 कदम चल के पुलिस ने हमें वहां डिटेन कर लिया। अगर वाकई में आपकी ईवीएम इतनी सुरक्षित है जैसा आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो आपको हमें देने में क्या दिक्कत है? तो जो आपने जंतर मंतर पर डेमो किया वो कैसी ईवीएम थी? बिल्कुल ऐसी ही जैसी ये बता रहे हैं। हमने तो वही बताया है ना कि किस तरह से वो इलेक्शन कमीशन की दी हुई नहीं थी, नहीं वो वैसी नहीं है जैसी नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बेईमानी होती है, किस तरह से गड़बड़ी होती है, वोट किसी को डाली जाती है, जाति किसको है। ये पूरी प्रोग्रामिंग है, पूरी प्रोग्रामिंग है किस तरह से ये सब कुछ होता है, इसलिए तो हम डेमो दिखा रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिकाएं खारिज कर दी और एक फाइनल सॉल्यूशन हो गया उसके तरफ से। सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रही है वो बात सही ही होगी, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। पर देश का सबसे बड़ा न्याय मंदिर है, देश का और माननीय है, सबको वो जो कहते हैं उससे बड़ा तो कोई कानून ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उससे बड़ा कानून नहीं, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं जी। कानून तो इस देश का सबसे बड़ा संविधान है जी। सो जो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, पर जब सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के मामले में जजमेंट देती है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर लगता है।
जब सुप्रीम कोर्ट पेगासस के मामले में जजमेंट देती है, बहुत बड़ा सवाल फिर से लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट जो उसका रफेल का मामला है उसमें जजमेंट देती है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी पर देती है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। 370 पर देती है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सब पड़ा है सामने, कोई जजमेंट आया नहीं। 3 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खोल दिए गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए था कि इतना सा आदेश करते कि जब तक हम डिसाइड ना कर दें इसको नहीं खोला जाए? तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय सही हो ऐसा नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप ये चाहते हैं कि वो रिकंसीडर करें? नहीं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मामले पर वो पूरी तरह से न्याय करे और जो प्रक्रिया है चुनाव की वो पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी और इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी पूरी व्यवस्था करें। और जो ईवीएम मशीन है इसके माध्यम से पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। इलेक्शन कमीशन चाहता कि सिर्फ उस पर विश्वास किया जाए। अभी जो पिटीशन पड़ी है यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट ने पीछे की तमाम जो पिटीशन है वो खारिज की। इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबसे अच्छी पिटीशन पड़ी है और मैं समझता हूं इससे अच्छी सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ कोई पिटीशन अब तक नहीं डाली गई, वो है एडीआर की। सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से ही केवल जस्टिस कर दे, कंप्लीट जस्टिस, जो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं। हम तो इतना से ही चाहते हैं और नहीं करेंगे, नहीं न्याय मिलेगा तो जनता के पास एक ही बात है, जब सारी स्थितियां खराब हो जाती हैं, सारे संवैधानिक संस्थान संविधान के अनुसार काम करना लगभग बंद कर चुके हों, सारे विभाग सरकार के सामने दंडवत हो चुके हों, नतमस्तक हो चुके हों, तब देश को बचाने के लिए केवल और केवल जन आंदोलन ही एक रास्ता बनता है और हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। ईवीएम को लेकर, ईवीएम हटाओ, भारत बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर। आपके इस जन आंदोलन के बारे में मैं बात करूंगा, पर पहले सैम पित्रोदा साहब और जो आप कह रहे हैं कि टेम्पर की जा सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर हमारे लोगों को बता पाएं कि क्यों आप ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, सैम पित्रोदा साहब इंजीनियर हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे विचार से उन्होंने कहा है तो टेक्निकल एस्पेक्ट के विषय में उन्हीं से पूछा जाए, यही जायज है। रही मेरी बात, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इसमें पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है और चुनाव में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की यही ड्यूटी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और यह केवल कहने से नहीं, यह दिखना चाहिए। पब्लिक ऑडिट के लिए सारी चीज ओपन होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता अपनी आंखों से साक्षात देखे कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से पारदर्शी है। जिससे गिनती होती है हमें नहीं पता उसमें वोट गई भी है, नहीं भी गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हम में से किसी को नहीं पता। पर ये आपको पता है सर? ये जो ईवीएम और वीवीपैट का मामला था, ये तो कांग्रेस ने शुरू किया और उन्हीं की एक प्रोग्रेसिव नीति के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस पे अब आप क्यों जन आंदोलन की तरफ जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम कोई कांग्रेस के बंधुआ मजदूर हैं क्या? भाई, कांग्रेस अगर लेके आई तो क्या इसलिए मान लिया जाए कि कांग्रेस लेकर आई है? हम तो बिल्कुल सवाल कहते हैं कि लेके तो कांग्रेस आई थी। दिग्विजय सिंह जी का मैंने जो अभी कहा कि हम वहां पे मिले थे नॉर्थ एवेन्यू में, उनके सामने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो लोग ये कहते हैं हम लेके आए। मान लेते हैं अगर लेकर आई कांग्रेस, और अब यह व्यवस्था पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, तो कांग्रेस को इसके विरोध में आंदोलन करने में क्या दिक्कत है? भाई, एक चीज लाई जाती है, आप अपने घर में भी बहुत सी चीजें लाते हैं, लेकिन जब वो किसी काम की नहीं होती तो हम उसको यूज करते हैं, नहीं यूज करते उसको बैन कर देते हैं। खत्म करो भाई, इसको नहीं लाना, नहीं करना। सो लाने का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस ईवीएम को लाने के बाद ईवीएम की बंधुआ मजदूर हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर कल तक ठीक नजर आती थी या नहीं थी, जैसी भी थी, हालांकि ठीक तो वो तब भी नहीं थी क्योंकि बीजेपी के ही एक एमपी हैं जीवीएल नरसिम्हा,
उन्होंने 246 पेज की एक किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और उसमें बहुत देशों के उदाहरण और सब बताए हैं। जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने छोड़ दिया। जर्मनी में 2 लोगों ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दी। इसलिए ये ईवीएम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, इससे साफ सुथरा इलेक्शन नहीं होता, इसको बंद किया जाए। इतना आंदोलन चलाया, उन्होंने किताब लिखी, वो एमपी बन गए। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने जो इसको ईवीएम को बंद करने के लिए बात की, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, आज उसी से चुनाव करा रहे हैं। सो आप लेकर आए हैं या कोई कह रहा है, और आज अगर उसकी प्रासंगिकता नहीं है, अगर आज उस मशीन को लेकर इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तरह से विश्वसनीयता को खो चुका है, तो अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए और फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत्म करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अगर इलेक्शन कमीशन कोई चीज़ नहीं करते हैं, आपकी मांगे नहीं मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग वही रहती है, तब आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हमने परसों जैसे हमने बताया कि हम इलेक्शन कमीशन के पास लेटर भेज के हमने कहा था कि हम आ रहे हैं आपके पास में 50 ईवीएम हमें दीजिए, नहीं दी, हमें डिटेन कर लिया, बाद में छोड़ दिया। कल हमने ऑलरेडी हमारी कॉल थी, जंतर मंतर पर जबरदस्त हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, 1 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे गड़बड़ी होती है ईवीएम में। और उसके बाद हमने कल ही अनाउंस किया कि अब यह आंदोलन पूरे देश में चलेगा, और यह आंदोलन हर जिले में शुरू होगा 14 तारीख से, 14 जनवरी से। इसका 14 जनवरी से शुरू होकर यह 23 तारीख तक चलेगा, 23 जनवरी तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मतिथि तक, उस दिन जन्मदिन है उनका, तब तक ये चलेगा। और उसमें 21, 22, 23 इन 3 दिनों में जिलों में और जो लोकसभा मुख्यालय हैं उनमें पैदल मार्च होगा। इसके बाद 29 जनवरी को देश भर में जितनी भी प्रदेशों की राजधानियां, उनमें जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स, उनके सामने मार्च होगा। और यहां पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एडवोकेट्स और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो सब लोग मार्च करेंगे। और उससे पहले अभी तक जो डेट निश्चित है, आगे चेंज होगी तो बताएंगे, कि 15 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से इकट्ठे होकर हम वकील लोग और सिविल सोसाइटी के साथी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को गंभीरता से देखें और ईवीएम का जो चलन है इसको बंद करें। क्योंकि ईवीएम को 2 ही बंद कर सकते हैं, या तो संसद और या सुप्रीम कोर्ट, किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। तो न्यूज़ एसआईटी से आपने इतनी देर बात की, इतनी सारी जानकारी दी, भानु प्रताप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं दोस्तों so much कि ईवीएम को लेकर ये जंग जो है काफ़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन इलेक्शन बहुत करीब हैं, और ऐसे में ये जो महाभारत है ये बहुत एक नए मुकाम पे पहुंचने वाली है, क्योंकि एक तरह से जन आंदोलन है उसके बारे में भावनाएं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ख़ास करके जो राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसको लेकर ये मुद्दा बड़ा बन सकता है। आप इस मुद्दे पे अपडेट जानने के लिए लगातार न्यूज़ एसआईटी के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।